सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर और मेरिट को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस सेशन के अंदर आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आपने प्रीलिम्स में अगर कोई रिलैक्सेशन ले लिया है तो आपने चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से भी ज्यादा ही मार्क्स क्यों ना हासिल किए हो, आपको अनरिजर्व्ड सीट नहीं मिलेगी, आपको जनरल सीट नहीं मिलेगी, आपको जनरल सीट नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या यह न्याय है और क्या बाद की मेरिट पहले की ली गई रिलैक्सेशन को मिटा सकती है, खत्म कर सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सवाल का एकदम बिल्कुल साफ, अंतिम और एग्जाम क्रिटिकल आंसर दे दिया है। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण। 2025 का केस है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, केस आप नोट कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ कहा है कि एक बार अगर किसी ने रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट ने किसी भी एग्जाम की स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर रिलैक्सेशन ले ली है तो वो बाद में अनरिजर्व्ड सीट का दावा नहीं कर सकता, जनरल कैटेगरी की सीट का दावा नहीं कर सकता। यह फैसला मेरिट बनाम रिजर्वेशन का बहस का नहीं है, यह फैसला है लॉ का, रूल्स का और सर्विस जूरिस्प्रूडेंस का। आइए इस पूरे जजमेंट को, पूरे फैसले को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो अगर आपको कहीं भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और आपका कोई सवाल हो तो वो भी बेधड़क आप एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड, रिलैक्सेशन से रिलेटेड, इस जजमेंट से रिलेटेड आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं केस की, बैकग्राउंड को समझते हैं। केस की बैकग्राउंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मामला जो है 2013 की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है। आप मान लीजिए मतलब सीधा सीधा ये यूपीएससी एग्जाम से जुड़ा हुआ है। इस परीक्षा में मैंडेटरी स्टेजेस थे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेंस एग्जामिनेशन और फिर फाइनली इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी आपको जैसा कि पता ही है कि वो सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेज का होता है। अब इस केस के फैक्ट्स पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ प्रीलिम्स के लिए थी वो 267 मार्क्स थी। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ थी वो प्रीलिम्स के लिए 267 मार्क्स की थी, और एससी कैटेगरी की जो रिलैक्स्ड कट ऑफ थी वो 233 मार्क्स थी। और जी किरण जो एससी कैटेगरी से थी उन्होंने 247.18 मार्क्स हासिल किए, यानी कि उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से कम थे, लेकिन एससी रिलैक्स्ड कट ऑफ से उनके ज्यादा मार्क्स थे। यानी उन्होंने क्वालिफाई किया सिर्फ रिलैक्सेशन की वजह से, उन्होंने अपनी कैटेगरी की वजह से एग्जाम के प्रीलिम स्टेज को क्वालिफाई किया। अब दूसरे कैंडिडेट की बात करिएगा, एंटनी मरियप्पा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन्होंने 270.68 मार्क्स हासिल किए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर, जो पूरी तरह जनरल स्टैंडर्ड पर क्वालिफाई किया। वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट भी थे और उन्होंने जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के रूप में क्वालिफाई किया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। अब फाइनल मेरिट लिस्ट देखिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्टेज का है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। जब ये फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हुई उसमें जी किरण की जो रैंक थी वो 19 थी, जबकि एंटनी मरियप्पा की जो रैंक थी वो 37 थी। यानी कि जिन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया ऐसी कैटेगरी से जो कैंडिडेट थी उनका रैंक 19 आया ओवरऑल आईएफएस एग्जामिनेशन के अंदर, और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स सच में ज्यादा थे प्रीलिम्स में, उनका रैंक आया ओवरऑल 37। लेकिन जब कैडर अलोकेशन का समय आया, उस समय कर्नाटका में सिर्फ एक जनरल इनसाइडर वैकेंसी थी, कोई ऐसी इनसाइडर वैकेंसी नहीं थी। मतलब कर्नाटक कैडर के लिए सिर्फ एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की सीट थी।
कोई एससी कैटेगरी के बेनिफिट, एससी कैटेगरी के लिए कोई भी आईएफएस की सीट नहीं थी कर्नाटक में। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया, सरकार ने जनरल इनसाइडर सीट जो है वो एंटनी को दे दी। एंटनी कौन? एंटनी मरियप्पा, जो जिन्होंने कोई बेनिफिट नहीं लिया और वो स्टार्टिंग से ही जनरल कैटेगरी के रूप में एग्जाम दे रहे थे और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। जी किरण को तमिलनाडु कैडर अलॉट कर दिया गया। ठीक है, जो जी किरण कैंडिडेट थी जिन्होंने एससी कैटेगरी की सीट के तहत सिलेक्शन पाया था, उनको तमिलनाडु कैडर दे दिया, उनको कर्नाटका का कैडर नहीं मिला। जी किरण ने इसे कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने चुनौती दी और दोनों ने उनके पक्ष में दिया फैसला, कैट ने भी और कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी। इसके बाद भारत संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई इसके कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला जी किरण के फेवर में दिया था। अब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था वो बहुत बड़ा और बिल्कुल सीधा था। सवाल यह था कि क्या कोई रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट जिसने प्रीलिम्स में कोई रिलैक्सेशन ली है सिर्फ इसलिए अनरिजर्व्ड सीट मांग सकती है क्योंकि उसकी फाइनल रैंक ज्यादा है। यहां पर इसकी जो फाइनल रैंक थी इनकी वो ज्यादा थी, 19 रैंक थी। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में ज्यादा थी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या जो मेरिट लिस्ट है वो अर्लियर रिलैक्सेशन को कैंसिल कर सकती है या फिर रिलैक्सेशन एक बार ली गई तो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस पर असर डालती है? यह सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने और यही सवाल पूरे सर्विस लॉ को तय करता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में कोर रीजनिंग क्या थी उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोर रीजनिंग इस मामले के अंदर क्या थी उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट दिया। इस मामले के अंदर जो बेंच थी वो जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच थी। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंस रिलैक्सेशन इज टेकन बाय अ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसी। मतलब कि अगर किसी एक रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट ने अगर एक बार किसी भी तरीके से रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है, रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले लिया है, तो वो बाद में जनरल कैटेगरी की सीट को क्लेम नहीं कर सकते हैं, उस सीट के तहत क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो आईएफएस एग्जामिनेशन है वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिलेक्शन प्रोसेस है। आईएफएस एग्जामिनेशन कैसा है? एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिलेक्शन प्रोसेस है। और इस पर जो कोर्ट की जो मुख्य रीजनिंग थी वो ये थी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मैंडेटरी होता है, बिना प्रीलिम्स क्वालिफाई किए मेंस में एंट्री संभव नहीं होती है। इसलिए प्रीलिम्स कोई छोटा या कोई इररेलेवेंट स्टेज नहीं है। भले ही जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हों, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करना लीगल गेटवे है सिलेक्शन के लिए। इसलिए यहां पर कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह की कि प्रिलिमिनरी स्टेज पर ली गई रिलैक्सेशन बेनिफिट को बाद के स्टेजेस में इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे कैंडिडेट बाद में कितना भी अच्छा प्रदर्शन ना करे, पहले ली गई रिलैक्सेशन कानून की नजर में बनी रहती। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताइएगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इसके अंदर हमें और भी काफी महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करनी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जो कैंडिडेट रिलैक्सेशन लेकर एग्जाम में एंटर हुआ, प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, क्या उसे बाद में जनरल सीट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप अपनी राय जो भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब इस पूरे मामले के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पेच था, वो था रूल 14 क्लॉज 1, किसका? आईएफएस रूल्स का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज रूल्स का। जो रूल 14 क्लॉज 2 था उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर कोर्ट के सामने बड़ा सवाल था। यह पूरा फैसला जो है वो इसी रूल पर टिका हुआ है, रूल 14 क्लॉज 2 आईएफएस एग्जामिनेशन रूल्स 2013 पर। जो ये रूल है ये कहता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड पर रिकमेंड किया जा सकता है, लेकिन
इसी प्रावधान के अंदर एक प्रोवाइजो भी है, और जो वो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि सिर्फ वही रिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जो किसी भी स्टेज पर कोई रिलैक्सेशन या फिर कंसेशन लिए बिना सेलेक्ट हुए हैं, वही अनरिजर्व्ड वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर समझिएगा कि ये रूल साफ ये कहता है, एक तरह से आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर एक बार अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट ने एग्जाम की किसी भी स्टेज पर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया तो वो बाद में कभी भी जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड सीट को क्लेम नहीं कर सकता है। ये कह रहा है कि सिर्फ वही रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट जो किसी भी स्टेज पर बिना किसी रिलैक्सेशन बेनिफिट को या कंसेशन को लेकर सेलेक्ट हुए हैं, वही अनरिजर्व्ड वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। कोर्ट ने यहां पर 3 शब्दों पर खास जोर दिया, एनी रिलैक्सेशन एट एनी स्टेज। इसमें शामिल है एज रिलैक्सेशन, कट ऑफ रिलैक्सेशन, या फिर प्रीलिम्स या फिर मेंस एग्जाम की स्टेज पर कोई भी रिलैक्सेशन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब कोर्ट ने इन सारे फैक्ट्स को जो केस कोर्ट के सामने था, सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उस पर अप्लाई करते हुए एक बात महत्वपूर्ण नोटिस की, वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी से थी कैंडिडेट का नाम जी किरण, आपको याद है, जी किरण ने जो प्रीलिम्स में रिलैक्सेशन जो कट ऑफ का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो जनरल स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया। नतीजा क्या हुआ कि वो जनरल इनसाइडर वैकेंसी क्लेम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का कैडर अलोकेशन जो पूरी तरह था वो लीगल था, यानी कि जो मतलब दूसरे एंटनी थे, उनको जो कर्नाटक कैडर मिला था, जो ये डिसीजन लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, यानी कि हाई कोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो फैसला था वो बिल्कुल गलत था। समझ रहे हैं आप? यहां तक आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पहले के फैसलों पर, प्रेसिडेंट्स पर, लैंडमार्क जजमेंट्स पर भी ध्यान केंद्रित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने सर्विस लॉ जजमेंट्स पर भरोसा किया, खासकर केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सजीब रॉय, जो 2025 का ही केस है। और इसको रेफर करते हुए कोर्ट ने दोहराया फिर से कि अगर रिक्रूटमेंट रूल्स रिलैक्सेशन के बाद माइग्रेशन रोकते हैं तो रिजर्व्ड कैंडिडेट अनरिजर्व्ड सीट पर नहीं जा सकते, सीधी बात यह है। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ दूसरे केसेस का भी रेफरेंस लिया, जैसे दीपा ईवी का केस है, गौरव प्रधान का केस है, नीरव कुमार दिलीप बाई मकवाना का केस है, और इन सब का एक कॉमन प्रिंसिपल है। और वो कॉमन प्रिंसिपल इन सभी केसेस का क्या था कि रिलैक्सेशन जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट है। एक बार लिया गया बेनिफिट पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट के साथ जुड़ा रहता है, कि मतलब अगर आपने एग्जाम की किसी भी स्टेज पर अगर एक बार भी रिलैक्सेशन बेनिफिट ले लिया तो वो पूरे एंटायर प्रोसेस के अंदर आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप अनरिजर्व्ड सीट का क्लेम बाद में नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ साफ मना भी कर दिया कि रिलैक्सेशन को स्टेज वाइज इरेज किया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप एक स्टेज पे रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले लो, दूसरी स्टेज पे बिना बेनिफिट लिए आपके अगर ज्यादा मार्क्स आ गए तो कह रहे हैं हम तो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। आप मुझे बताइए कि आपको यह पॉइंट कैसा लगा। अब समझते हैं क्रिटिकल इंपैक्ट क्या होने वाला है इस फैसले का, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फीस रिलैक्सेशन भी वैलिड होगा। बिल्कुल, आपने सवाल पूछा है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, आपने अगर रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट लिया है, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ये कह रहा है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने अब वही वाली बात है कि रिजर्वेशन का जब बेनिफिट लिया जाता है तो आपका फॉर्म भी सस्ता आता है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपने अगर कोई भी बेनिफिट लिया है तो आप रिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिंपल स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला है। अब इस फैसले के क्रिटिकल इंपैक्ट को समझते हैं कि ये कैसे आने वाले भविष्य के अंदर जो भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, उन पर क्या असर डालेगा। इस फैसले का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इंपैक्ट होने वाला है। पहला, प्रीलिम स्टेज जो है
वो लीगली डिसाइसिव है। दूसरा, रिक्रूटमेंट को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाएगा। तीसरा, मेरिट को सेलेक्टिवली यूज नहीं किया जा सकता। और चौथा, जनरल सीट्स पर बैकडोर माइग्रेशन रुक जाएगा। जनरल सीट्स पर बैकडोर जो माइग्रेशन है वो रुक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है ये, आप ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत जो रूल बेस्ड इक्वालिटी है वो बिल्कुल स्पष्ट रहेगी, सुरक्षित रहेगी। यहां पर कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन भी बताया है इस केस के अंदर कि ये फैसला जो है ये मेरिट को पनिश नहीं करता है, ये फैसला जो है डबल बेनिफिट को रोकता है कि आप रिजर्वेशन का भी बेनिफिट ले रहे हैं, उसके साथ साथ फिर आप चाह रहे हैं कि हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर भी माइग्रेट कर जाएं। तो इस रेफरेंस से जो ये फैसला है ये रिजर्वेशन बेनिफिट और उसके साथ साथ दूसरे बेनिफिट मतलब डबल बेनिफिट को रोकता है। रिजर्वेशन प्लस रिलैक्सेशन प्लस जनरल सीट का मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, फिर उसके ऊपर रिलैक्सेशन भी ले ली, और फिर अगर आप जनरल सीट क्लेम कर रहे हैं तो कोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक तौर पर इम्परमिसिबल होगा। यह जजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन और सर्विस लॉ क्लैरिटी को काफी मजबूत करता है। आप मुझे बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो वो भी जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं, हम अपने अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और इसका थोड़ा फाइनल टेक अवे समझते हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लॉ को जो है वो बिल्कुल सेटल कर दिया है। आईएफएस एग्जाम एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, सिंगल इंटीग्रेटेड एग्जाम प्रोसेस है, और प्रीलिम्स में ली गई जो रिलैक्सेशन है वो कैंडिडेट के साथ जुड़ी रहती है पूरे एंटायर प्रोसेस में। हायर फाइनल रैंक जो है, अगर कैंडिडेट की बाद में हाई रैंक भी आ जाए तो वो जो उसकी इनिशियल रिलैक्सेशन है उसको खत्म नहीं करती है। सिर्फ वही कैंडिडेट अनरिजर्व्ड सीट क्लेम कर सकते हैं जो हर स्टेज पर जनरल स्टैंडर्ड पर सेलेक्ट हुए हैं, जनरल स्टैंडर्ड पर सेलेक्ट हुए हैं। और ये जो जजमेंट है ये मस्ट रिमेंबर लैंडमार्क जजमेंट है। कौन से एग्जाम्स के लिए? स्पेसिफिकली आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर लॉ स्टूडेंट हैं आप तो आपके जुडिशरी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लैट एग्जाम में पूछा जा सकता है, दूसरे जो भी आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल आते हैं। जहां पर भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल आते हैं ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है, आप याद रखिएगा। केस का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, और इस केस का नाम और इसकी साइटेशन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी, और कोशिश करूंगा कि आपको पिंड कमेंट में भी उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड कर दूं। ये फैसला जो है मेरिट और रिलैक्सेशन के बीच एक साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन यानी कि संवैधानिक रेखा खींचता है, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे ही एग्जाम रेडी क्लैरिटी के साथ आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन, आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सुपर थैंक्स और सुपर चैट के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एपीओ एग्जामिनेशन या और किसी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। दून लॉ मेंटर हमारी ऑफिशियल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, कुछ ही दिनों बाद ये iOS प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। आप बारकोड हमने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको स्कैन करेंगे तो सीधा आप गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप पर पहुंच जाएंगे। यहां से आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करके कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। आपका जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी कमेंट है अबाउट दिस सेशन, और आपका कोई सवाल है इस केस के बारे में तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।